हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कल तक के वीडियो में हमने क्या किया था? नेशनलिस्ट मूवमेंट, द नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्ट 1 1885 टू 1918 में अप टू कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ कहाँ पे उसके सेशन हुए और कौन कौन उसको प्रिसाइड किया, वो हमने कर लिया था। जो नेक्स्ट पार्ट हमको करना था दैट वाज मॉडरेट फेज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मॉडरेट फेज जाना जाता है हिस्ट्री का, दैट इज फ्रॉम 1885 टू 1905। इट इज नोन एज मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज 1885 टू So moderate phase is from 1885 to 1905. ये टाइम जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिस इज नोन एज मॉडरेट फेज, क्योंकि उस टाइम को जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो लीडर्स थे, उनका जो टेक्निक था, जो प्रोटेस्ट करने का या गवर्नमेंट से जो बात करने का तरीका था, दैट वाज मॉडरेट। लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। द लीडर सेड modest demand and adopted peaceful methods like petitions and prayers to put forward their demands, which included, वो लोग क्या करते थे? petitions डालते थे, प्रेयर करते थे, रिक्वेस्ट करते थे और अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखते थे। अब उसमें क्या क्या था? जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनको ये लोग देते थे ये चीज, अपना डिमांड। Recruitment of Indians in high government post and holding the Indian civil services examination in India in place of London। ये भी वो लोग जस्ट राइटिंग के फॉर्म में, रिक्वेस्ट के फॉर्म में वो लोग अपनी बात अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। उनका ये मानना था कि इतना सारा मिलिट्री, इतना सारा करके हम जो खर्चा करते हैं, इसमें दो मोटिव है। इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था कि जितनी ज्यादा आर्मी होगी, क्योंकि सैलरी भी कहाँ से देना उनको, इंडियन के जो रिसोर्सेज को लूटपाट कर रहे थे उसी से उनको सैलरी देना था। और दूसरा उनका क्या था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो इंडिया के ऊपर रूल कर पाएंगे, ज्यादा कंट्रोल में अपने आप को रख पाएंगे। बट दैट इंक्रीजेस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर विच वॉज again being burdened on the Indian economy। फिर next is change in government's economic policy to encourage growth of Indian industry। उस टाइम तक क्या था गवर्नमेंट की पॉलिसी कि यहाँ से ये लोग क्या करते, इन्होंने रेलवे लाइन लगा दी, इन्होंने टेलीग्राफ लगा दिया और सड़कें लगाई, जो जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जहाँ से रॉ मटेरियल बनता है, वहाँ से लेके पोर्ट तक, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, उधर रेट पटरियां लगा दी ताकि हमारे जो रिसोर्सेज जैसे कोयला हो गया या फिर रेशम हो गया, ये सबको ट्रेन से लाद के ले जाते थे अपने कंट्री, और वहां जाने के बाद क्या करते थे लोग, उसको फाइनल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करते थे, अगेन वो लेके आते थे इंडियन मार्केट में, यहाँ पे बेचते थे। तो अब इनका जो मॉडरेट स्टेट का क्या डिमांड था कि इट शुड नॉट गो टू इंग्लैंड, द मैन्युफैक्चरिंग शुड बी डन इन इंडिया ओनली to reduce the reduction of cost of transportation। लेकिन उनको ये था कि भाई उनकी जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी उसको रॉ मटेरियल देना था, वहाँ के लोगों को सेटिस्फाई करना था, तो उनको यहाँ ना तो लेबर देना पड़ता था और सब कुछ फ्री में था, लूट के ले जाना था। तो उनकी पॉलिसी वाज समथिंग एल्स। और लोग क्या चाहते थे कि भाई जो भी हो प्रोडक्शन यहाँ पे हो, ये मॉडरेट्स का डिमांड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग एजुकेशन एमंग द मासेस। प्रमोटिंग एजुकेशन, जो उनका एजुकेशन पॉलिसी था वो क्या था कि वो जो टॉप एग्जीक्यूटिव क्लास होते थे उनको एजुकेशन देना है, और वहाँ से फिर छन छन की जो एजुकेशन या ज्ञान है वो नीचे तक जो है वहाँ तक जाएगा। बट दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। उनका मानना था कि जितना लोग अनएजुकेटेड रहेंगे, जितना लोग गरीब रहेंगे, उतना ही हमारा यहाँ ज़्यादा दिन तक रहने के चांसेस हैं। सो ये मॉडरेट लोग क्या बोलते थे कि नहीं भाई, आप जो है एजुकेशन सबको दो, मासेस सबके लिए एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल।
फिर नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट 1878। उसके तहत क्या था कि भाई जो आर्म्स इंडियन है वो बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं, तो जब आर्म्स नहीं रख सकते तो उनके लिए थ्रेट कम से कम हो जाएगा। तो मॉडरेट उनको ये भी डिमांड था कि भाई आर्म्स के ऊपर कोई भी वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए या कोई लाइसेंसिंग इसकी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं मेथड्स क्या था मॉडरेट्स का। द मॉडरेट्स इंसेंसली हैड फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका जो गवर्नमेंट के साथ फेथ था, उनको उम्मीद था कि कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, और दे यूज्ड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू वॉइस देयर डिमांड्स। वो लोग क्या करते थे, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, शांति तरीके से अपने बातों को या अपने डिमांड को गवर्नमेंट तक रखते थे। Their aim was to rouse the British conscience into accepting their demand। वो लोग, उनका मानना था कि उनके हम कॉन्शियस को जगा देंगे, मतलब इतना बोलेंगे, इतना रिक्वेस्ट करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो लोग बोलेंगे चलो ठीक है भैया तुमको दिया है, तुम्हारे डिमांड को दे दिया। सो दिस वाज द मॉडरेट्स पॉलिसी। मॉडरेट तरीके से रिक्वेस्टिंग फॉर्म में और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए कैसे हम अपनी डिमांड को माने या उनको मनाएं, ये इनकी पॉलिसी थी। इनिशियली द ब्रिटिश इनकरेज एक्टिविटी ऑफ द कांग्रेस। शुरुआत में तो क्या हुआ, कांग्रेस की एक्टिविटी को ब्रिटिश ने एनकरेज किया। दे फेल्ट दैट ऑन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस वुड हेल्प देम टू गेट एन इनसाइट इनटू द एटीट्यूड ऑफ इंडियन। ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे जो ग्रुप है, इसकी वजह से हमारा जो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसके ऊपर हमारी एक नजर रहेगी। बट ग्रेजुअली दे बिकम सस्पिशियस ऑफ कांग्रेस एंड स्टेट अलूफ। लेकिन धीरे धीरे उनको क्या लगने लगा कि उनको डाउट होने लगा, ऐसा ना हो कि भाई ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करें, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मासेस को इकट्ठा करके, ये लोग खुद एजुकेट हो रहे हैं तो हमारे खिलाफ खड़ा कर दें और हमको फिर इनकी एग्जिस्टेंस से ही हमको प्रॉब्लम होना चालू हो जाए। द रीजनेबल मेथड्स फॉलोड बाय अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस हैड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश। लेकिन जो ये लोग का जो मेथड्स था, जो ये फॉलो करते थे, जो इनका तरीका था, दैट उनका इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के ऊपर लगभग कोई असर नहीं पड़ा। However, the contribution of moderates to Indian national movement cannot be denied। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मॉडरेट है और रिक्वेस्ट फॉर्म में है तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे चलाने में, या जो हमको एट द लास्ट आज़ादी मिली, इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, कंट्रीब्यूशन तो था ही था। क्या था? दे जनरेटेड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश activities and helped in development of national consciousness throughout the country। उन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट एक भावना वो डेवलप कर दी, क्योंकि जो चीजें लोग उनसे चाहते थे कि भाई हमारी डिमांड ये पूरी होनी चाहिए, बट ब्रिटिशर्स उनका कोई डिमांड पूरा नहीं करते थे। तो अब जो रिवर्ट बैक होता है कि भाई वो तो मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। तो ये जो मैसेज जाता था कि हमारी जो डिमांड है कोई माना नहीं जा रहा है, या लोगों से कम्युनिकेट करना, हर एरिया से, हर लोकेशन से अलग अलग अच्छे अच्छे लीडर से जुड़ गए। सो सबको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स का असली चेहरा क्या है, व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम अस एंड व्हाट दे आर डूइंग विद आवर कंट्री। वो उनको अच्छे से पता चल गया। एक इनका ये वो था, योगदान था। और अपने जो कंट्री वुड है उसके लिए जो कॉन्शियसनेस था इंडियंस के अंदर, वो उन्होंने जगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर अगला हुआ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म मॉडरेट्स पहले थे, दूसरे बाद में जब हम मांग मांग के भीख थक गए तो फिर बहुत सारे जो नौजवान थे या जो युवा पीढ़ी थी, उनको ये चीज़ खराब लगने लगी कि भाई हम भीख क्यों मांगे, हमारा देश है। और हम अपनी चीज़ों के लिए उनसे, ब्रिटिशर से भीख मांगते रहे, भैया मुझे दे दो, रिक्वेस्ट करते रहे पीसफुल तरीके से। और वो लगातार हमारे कंट्री का शोषण करते जा रहे हैं। डे नॉवेल चालू है लगातार, और जो हमारे लोग हैं उनके साथ जो उनका इनजस्टिस है, इनफ्रियरिटी है,
जो उनका व्यवहार है वो लगातार चालू है। सो देयर बिगेन्स वन, एक सेंस हुआ कि भाई हमको ऐसे हाथ पैर जोड़ के किसी से कोई बात नहीं करनी है। वी आर, हमको छीन के लेना है अपनी जो हक है, हमारा जो राइट है उसको हमको लड़के लेना है। बाय द एंड ऑफ 19th century, a growing trend of aggressive nationalism was gaining strength। एंड ऑफ 19th century यानी लगभग 1900 के आसपास तक जो एक एग्रेसिव नेशनलिज्म वो ग्रो होना चालू हो गया। आगे पढ़ते हैं। द लीडर्स एडवोकेटिंग दिस ट्रेंड सच एज लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये लोग एक्सट्रीमिज्म के लिए बहुत फेमस थे और उनका नाम क्या था? लाल, बाल और पाल। ये एक्सट्रीमिज्म के लिए इनका नाम बहुत फेमस था। इसको तिकड़ी बोलते थे, लाल बाल पाल की तिकड़ी। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। and third one is बिपिन चंद्र पाल। ये तीन लोग थे जो एक्सट्रीमिज्म, जो नेशनलिज्म का जो शुरुआत है, जो पिलर है, जो बेस या इनको हम मानते हैं, तो ये तिकड़ी थी लाल बाल पाल। सो लाला लाजपत राय मिस लाल, बाल गंगाधर तिलक मतलब बाल, और पाल कौन था? बिपिन चंद्र पाल। ये लोग क्या करते थे? इन्होंने एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की शुरुआत इन्होंने की। They strongly promoted radical ways to express their opinion and demand। उन्होंने किसको प्रमोट किया? रेडिकल वे, उत्तेजित मतलब एग्रेसिव वे, अपना डिमांड मानने के लिए। तो उनका जो पॉलिटिक्स था वो इसी तरीके से था कि भाई हमको गिड़गिड़ा के हाथ पर जोड़ के नहीं लेना है, हमको कैसे लेना है? अपने आप को छीन के लेना है। रीजन फॉर राइज ऑफ दिस एक्सट्रीमिज्म, अब इस जो एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ ऑलमोस्ट 1905 के बाद, जो मॉडरेट फेज के बाद ये चालू हुआ, तो रीजन क्या था उसका वो हम लोग देखते हैं। द अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एंड फेल्योर ऑफ मॉडरेट टू अचीव एनीथिंग। अब उनका क्या, जो हमारा अनसिंपैथेटिकल जो बिहेवियर था ब्रिटिशर्स का इंडियंस के प्रति, और मॉडरेट काफी समय तक काम किया, 1885 से लेके 15 साल ऑलमोस्ट 1900 के लास्ट तक, जो उनका अचीवमेंट था ऑलमोस्ट नील था। तो उनको लगता था यार ये तो ऐसे गिड़गिड़ाते रहो, हमारा कुछ सुनते नहीं है। तो जो रिजल्ट था दैट वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड फॉर देम एंड दे दिस एक्सट्रीमिज्म वो पनपा, उसने फिर जन्म लिया एक्सट्रीमिज्म के लिए। फिर उनको ऐसा लगा कि देयर मेथड वुड नॉट बी ए फ्रूटफुल। तो जो उनका मेथड था मॉडरेट्स का, वो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं ला सकता। जब 15 साल हो गए कुछ नहीं आया, देन another 15 years it will take, but it will not result anything। Several events around the world also led to rise the extremism। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जो वर्ल्ड लेवल पे हुए, और उससे इनको देखने को और सीखने को मिला कि भाई एक्सट्रीमिज्म की जरूरत अब इंडिया में भी आ गई। लाइक द विक्ट्री ऑफ यूथोपिया ओवर इटली इन 1896 एंड विक्ट्री ऑफ जापान ओवर रशिया इन 1904 एंड 1905। तो ये लोग क्या किए, लड़ाई लड़के इन्होंने जीत लिया, विक्ट्री कर लिया जापान का रशिया के ऊपर, छोटी सी कंट्री। और यूथोपिया एक छोटी सी कंट्री है, उसने इटली के ऊपर, इटली भी क्या था, कॉलोनियल कंट्री था, सबके ऊपर अपनी कॉलोनी बसाता था और वहां से सब कुछ लूटपाट के लाता था। तो उसके ऊपर यूथोपिया ने विक्ट्री पा लिया था 1896 में। इनसे क्या हुआ, they got inspired the Indian national leaders to believe that
A group of dedicated and committed people would challenge the power of imperialistic countries. अगर dedicated और कमिटेड लोग का ग्रुप बन जाए तो हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि रसिया के सामने जापान एकदम छोटा सा देश था, इटली के सामने यूथोपिया एकदम छोटा सा देश था, बट स्टिल दे चैलेंज देम एंड गॉट द विक्ट्री. There were many revolution movements in China, Turkey and Egypt which convinced them further. और उस टाइम पे चाइना में भी और इजिप्ट में, टर्की में भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे. तो ये सब जो माहौल था उनको एक मैसेज तरीके से मिला कि भाई वी कैन ऑल्सो. 15 साल तो हो गया मॉडरेट्स को करते, उनको तो कुछ मिला नहीं. नाउ वी विल टेक द पाथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म. उनको डरा के, उनको नुकसान पहुंचा के हम अपनी आज़ादी लेंगे. वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स. हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. उनका हम हर रास्ते पे, हर राह पे हम उनका विरोध करेंगे. सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का अभी तक जो हमने देखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हिस्ट्री के लिए बहुत इवेंटफुल रहा, हमारी इंडिया की आज़ादी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सब चीज़ों के लिए. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था. लेट अस स्टडी पार्टीशन ऑफ बंगाल एज पर द टेक्स्ट और कंटेंट गिवन इन दिस बुक. पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ देखते हैं, पहले स्टडी करते हैं. 1903 में वाइसरॉय ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन, किसके टाइम में हुआ था? कर्जन. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके टाइम में बंगाल विभाजन हुआ. 1903 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? डिवाइडेड द बंगाल. Divided the Bengal. It was largest province in British India, comprising Bihar, part of Odisha. Now Odisha. The reason given for division was Bengal was very large province and division was for better administrative efficiency. उन्होंने क्या किया? 1903 में वायसराय उस टाइम कौन था? कर्जन जी थे. उन्होंने क्या किया? बंगाल को विभाजित कर दिया. बंगाल को विभाजित कर दिया. और उस टाइम का जो बंगाल था उसमें क्या क्या आता था? उस टाइम के बंगाल में आता था उड़ीसा, और दूसरा क्या आता था? बिहार. कुछ बिहार का पार्ट था और उड़ीसा था, तो उन्होंने इसको विभाजित कर दिया. ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, दो पार्ट में कर दिया उन्होंने. इसका क्या किया? सबने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये हमारी यूनिटी और हमारे अपने आप को बांटने की बात थी. द रीजन उन्होंने क्या दिया कि भाई बंगाल जो बहुत बड़ा है और उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ बंगाल वी शुड डिवाइड इट एंड डिवाइडेड. द ब्रिटिशर्स हाउएवर हैड पॉलिटिकल reason for dividing Bengal. There was a powerful wave of nationalism in Bengal which they wanted to curb. उस टाइम पे क्या था? बहुत सारा मूवमेंट्स चल रहा था, पावरफुल मूवमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इनका मोटिव क्या था कि उसको हमको दबा देना है. दबा देने के लिए क्या किया उन्होंने? लोगों को विभाजित कर दिया आपस में. जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर जो उन्होंने डिवाइड किया, तो ईस्ट बंगाल जो अभी का बांग्लादेश है उसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन था, while वेस्ट बंगाल had prominently Hindu population. The partition was meant to disturb Hindu-Muslim unity in order to weaken the rising nationalist movement. उन्होंने क्या किया? बंगाल को दो भाग में बांटा, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल मतलब जो आज के डेट का बांग्लादेश है. तो बांग्लादेश उस टाइम पे क्या था? उस टाइम के अभी भी मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन उसके अंदर था. और जो वेस्ट बंगाल जो भी हमारे इंडिया के पास है, तो उसमें क्या था? हिंदू पॉपुलेशन था. तो उस टाइम का जो नेशनलिस्ट, जो एग्रेसिवनेस था, जो नेशनलिस्ट थे बहुत एक्टिव हो गए थे, तो उनको कर्व करने के लिए, उनको दबा देने के लिए उन्होंने क्या किया?
बंगाल का विभाजन कर दिया और बेस्ड ऑन हिंदू मुस्लिम को एक साइड कर दिया, हिंदू को एक साइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि ताकि इनकी जो यूनिटी है उसके ऊपर हम डेंट कर सकें, उस इंटेंशन से इन्होंने क्या किया, बंगाल को विभाजित किया। देयर वॉज अ पावरफुल वेव ऑफ नेशनलिज्म, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। द पार्टीशन वॉज मीन टू डिस्टर्ब द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन ऑर्डर टू वीकेन द राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। The people of Bengal strongly reacted to the proposal of partition। जो बंगाल के लोग थे, लेकिन उन्होंने इस जो पार्टीशन है इसको बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिएक्ट किया उसके खिलाफ। मीटिंग्स एंड रैलीज वेर हेल्ड ऑल ओवर बंगाल। उसके बाद मीटिंग और रैली चारों तरफ बंगाल में सब जगह चालू हो गया। देयर वॉज वाइड स्प्रेड अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट एवरीवेयर। सब जगह अपोजिशन था और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। There was rally and demonstration and a day of national mourning was declared। सब जगह क्या था, रैली हो रही थी, डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा था और एक नेशनल शोक दिवस डिक्लेयर किया गया। A new province of East Bengal came into existence with Dhaka as its capital in October 1905। ये बुक में थोड़ा गड़बड़ किया है। एक्चुअली जो था विभाजन जो इफेक्ट में आया, that was came into 1905, came in effect। और प्रपोजल कब दिया था उन्होंने, प्रपोज कब किया था, 1903 में। तो करजन जी जो थे वायसराय थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया कि भाई हम बंगाल को विभाजित कर देंगे। कब प्रपोज किया, 1903 में। सारी तैयारी हुई और 1905 में उन्होंने इफेक्टिव कर दिया, बंगाल को विभाजित डिक्लेयर कर दिया और ढाका को, जो ईस्ट बंगाल था, ढाका को उसका कैपिटल बनाया। देन दिस इज ऑल अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमको ध्यान क्या रखना है, किसने बंगाल विभाजन को प्रपोज किया, दैट वाज लॉर्ड कर्जन। कब प्रपोज किया, 1903 में। और इफेक्टिव कब से हो गया, 1905 में वो इफेक्टिव हो गया। अब लोगों का क्या रिएक्शन था, वी शुड आल्सो बी कीपिंग इन माइंड, द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट एक्सेप्टेड द पार्टीशन। चारों तरफ रैलियां होने लगी, लोग इसका विरोध करने लगे और धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिए। और एक दिन का तो नेशनल शोक दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। किसको, अक्टूबर 2005, जिस दिन को उन्होंने विभाजित किया था। कब विभाजित किया था, अक्टूबर में, डेट नहीं दिया है, अक्टूबर 2005, 1905 सॉरी, अक्टूबर 1905 को उन्होंने नेशनल, जो भी डेट रहा होगा, अभी करंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट यस आई विल पुट इन कमेंट सेक्शन और इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर यू। उसके बाद गुड टू नो में हम देख लेते हैं क्या है। द रियल मोटिव ऑफ पार्टीशन कैन बी ascertained फ्रॉम द रिमार्क मेड बाय ब्रिटिश होम सेक्रेटरी रिस्ले। Bengal is united power. Bengal divided will pull in several different ways. Our main objective is to split up and thereby weaken a solid body of opponent to our rule। उन्होंने क्या बोला कि बंगाल के लोग एक्टिवली हमारे खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम अगर उनको विभाजित कर देंगे, then it will blow down और spoil one of our solid opponent। उनको स्पॉइल कर देगा, लोग विभाजित हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर लेड द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने लीड किया प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था बंगाल विभाजन के। ऑन द डे ऑफ पार्टीशन पीपल थ्रू आउट द बंगाल टाइड राखी ऑन ईच अदर रिस्ट टू शो देयर सॉलिडारिटी एंड ब्रदरहुड। जिस दिन बंगाल विभाजन इफेक्टिव हुआ 1905 में अक्टूबर में, लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी, हिंदू मुस्लिम जो एकता, जो उनको मेन मोटिव था डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड करके सबको
अपने जो अपोनेंट थे उनको वीक कर देना उनका मोटिव था, तो लोगों ने सॉलिडरिटी दिखाई, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई, लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी भी बांधी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द स्वदेशी मूवमेंट। तो अभी तक जो हमने बंगाल के पार्टीशन की बात की, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। आई विल पुट सम शॉर्ट नोट इन आवर description. Next is Swadeshi movement. It is also important for our exam point of view. Swadeshi movement. स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली द स्वदेशी मूवमेंट इज एज पर दिस बुक एक्सप्लेनेशन। हम इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। स्वदेशी एंड बाइकॉट वेर टू पावरफुल वेपन्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो एक्सट्रीमिज्म थे, एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की कि कब से आए, लगभग बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एक्सट्रीमिज्म का उदय हुआ। लाल पाल उसके मेन मेंटर थे और उनका जो हथियार था वो हथियार क्या था, स्वदेशी अपनाओ और बाहरी जो वस्तुएं हैं उनका बाइकआउट करो। मीन्स अभी ब्रिटिश की इकोनॉमी किस पे चल रही थी, हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने यहाँ से जो भी माल था प्रोडक्शन करके वो लोग लाके इंडिया में बेचते थे एंड इंडिया वाज अ ह्यूज मार्केट फॉर देम। अब इन्होंने क्या अपनाया एक्सट्रीमिज्म में कि हम उन विदेश या इंग्लैंड या कहीं की बनी हुई चीजों को नहीं खरीदेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदेंगे और उसी को प्रमोट करेंगे। सो जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट विल बी हैम्पर्ड ड्यू टू आवर दिस एक्शन। सो इन्होंने अपना इसको मेन हथियार बना लिया एक्सट्रीमिज्म वालों ने, स्वदेशी अपनाना है और बाइकआउट करना है किसको, फॉरेन मेड मटेरियल्स को। अभी स्वदेशी लिटरली मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी नाम से क्लियर है कि हमारे देश का, खुद के देश की चीजों जो बनी चीजें हैं उसी को हम यूज करेंगे। द मूवमेंट वेर एम टू प्रमोटिंग पैट्रियोटिज्म, और इससे हमारे देशभक्ति की भावना जागती है। तो अब उनके अंदर पैट्रियोटिज्म भी डेवलप करना है, दैट वाज देयर एम। लेट अस प्रोसीड फर्दर। पीपल आर आस्क्ड टू एब्सटेन फ्रॉम बाइंग फॉरेन प्रोडक्ट्स। लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग बाहर की चीजों को खरीदने से बचें, दिस इज नॉट फॉर आवर नेशनल मीन्स बेनिफिशियल, इट इज एक्चुअली हार्मिंग आवर कंट्री इटसेल्फ। नाउ students persuaded shopkeeper not to sell British product. स्टूडेंट भी उसमें लग गए। स्टूडेंट ने शॉपकीपर्स के पास जाके बोला भैया इंग्लैंड में बनी चीजों को आपको बेचना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। पीपल ऑल्सो बाइकआउटेड ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लोगों ने ब्रिटिश और स्कूल और जो कॉलेजेस थे उसको भी बाइकआउट किया। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। द ब्रिटिशर्स वेर फाइनली फोर्स्ड टू annul the partition of Bengal in 1911। अब ये जो स्वदेशी वाला जो ये था, इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी 1905 के आसपास ही चालू हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन लिखते हैं इसको, was abolished in 1911। अंग्रेजों के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो प्रोडक्शन चल रहा था जिसके बेस पे इनका जो मोटिव था कि भाई अपना सामान हम यहाँ लाके बेचेंगे और इनका कच्चा माल लेके जाएंगे, लेकिन लोगों ने खरीदना जब बंद कर दिया दैट ब्लो देयर माइंड, और उनको लगा कि अभी के लिए अपने आप को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई हम
अपना बंगाल जो विभाजन जो डिसीजन था जिसके लिए स्वदेशी आंदोलन चला था उसको हम वापस ले लेते हैं। तो बंगाल विभाजन को 1911 में अंग्रेजों ने एबोलिश कर दिया और जो पुराना बंगाल था ईस्ट और वेस्ट सब मिला के एक हो गया, इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा। और वो कब हुआ? 1911 में। अब स्वदेशी मूवमेंट यहीं तक दिया हुआ है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वदेशी मूवमेंट लगभग 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हो गया और ये एक्सट्रीमिज्म का जो था उनका मेन हथियार था टू अपोज द गवर्नमेंट एंड इट्स डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग द बंगाल। उन्होंने तरीका क्या अपनाया? उन्होंने किया कि जो स्वदेशी चीजें हैं बस हमको वही यूज करना और जो बाहर का या इंग्लैंड की बनी चीजें हैं उसको हम बहिष्कार कर दें। अभी इस बुक में इतना नहीं दिया डिटेल में, बट अगर हम एक दो लाइन में खाली ज्यादा नहीं ऐड करूंगा, उस टाइम पे जो भी विदेश की बनी चीजें थी सब जगह रख रख के उसको जलाना चालू कर दिया। विदेश के बने कपड़े, विदेश का कोई भी सामान उसको हमने जलाना चालू कर दिया और जो स्वदेशी है सिर्फ वही खरीदना है। इवन उस टाइम पे कोई विदेश की चीजों खरीदने के लिए लोग कतराते थे कि सब देखेंगे तो मेरा नाम खराब होगा। वी आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द ब्रिटिश इकोनॉमी। सो ब्रिटिशर्स के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन को 1911 में वापस ले लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लेट अस सी व्हाट इज दिस। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस मीन्स कांग्रेस दो भागों में बट गया। कैसे? लेट अस सी। बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1905 एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस सेशन जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम पे बनारस सेशन किसने वो किया था? बनारस लिखता हूँ। उन्नीस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम उन्होंने प्रिसाइड किया था। द कांग्रेस प्लेस्ड फुल सपोर्ट टू स्वदेशी मूवमेंट। उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या बोला कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला है अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, हम लोग उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। But the moderate leader criticized the movement, thus the difference of opinion among the Congress leader become very obvious. अब इसमें कुछ लोग थे जो मॉडरेट थे। मॉडरेट लोगों ने बोला कि नहीं भैया हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको नाराज नहीं करना है इसलिए हम बाइकआउट तो नहीं करेंगे, सामने तो नहीं आएंगे हम। तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल या उनकी सोच रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने इस पर डिस्प्लेजर दिखाया कि नहीं हम तो इसको बाइकआउट करेंगे, कुछ हो जाए, वी विल प्रोटेस्ट। तो दो ओपिनियन में बट गया। उस टाइम का जो बंगाल सेशन था 1905 का, दो ओपिनियन में बट गया। ओपिनियन एक गुट हो गया जो उसको क्रिटिसाइज करने की, खुल के आगे आने के लिए तैयार नहीं था, और एक ग्रुप हो गया दैट वाज अगेंस्ट दैट कि हम अब इस पे एग्री नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। सो At Calcutta session in 1906, the Dadabhai Naoroji declared self-rule और स्वराज as the ultimate goal of Congress. अगला सेशन कब हुआ? 1906 में कलकत्ता सेशन। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, उसमें दादाभाई नौरोजी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमको भाई स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल, नथिंग एल्स, वी वांट स्वराज। अभी ये सब गिड़गिड़ा के मांग के वो सब नहीं, आप लोग हमारा देश छोड़ो जाओ, वी विल रूल आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर नीड और आवर सेल्फ, वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइडर्स। एट दिस सेशन न्यू फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अनफर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 का जो था उस टाइम पे नया फ्लैग जो इंडिया का था उसको फहराया गया। The Congress also passed resolution on स्वदेशी and boycott movement and national education। तो 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो हुआ था
उन्होंने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे वो डिफर कर गए मेनी इश्यूज में फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट से बहुत सारे इश्यूज में उनका डिफरेंस था। स्वराज मीन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेशन, अब हमारे ऊपर ब्रिटिश अपना राज नहीं करेगा। वेयर द मॉडरेट्स वांटेड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट वो चाहते थे कि भाई इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन हो उसमें। सो ये सब जो 2 सेशन में क्या हुआ, बहुत सारा मतभेद हो गया आपस में। लोग मतलब उनके जो विचार थे, कोई अलग तरीके से जाना चाहता था, कोई अलग तरीके से जाना चाहता था। एट 1907 सूरत सेशन, कांग्रेस जो है वो फॉर्मली 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 पार्ट में चला गया। कब हुआ? लेट इट राइट इट डाउन। इन 1907 कांग्रेस डिवाइडेड स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। और ये कहाँ कब था? सूरत सेशन में। सूरत सेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया। किसमें बटा? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। 2 भाग बटे, एक को मॉडरेट बोला गया और एक को एक्सट्रीमिस्ट बोला गया। 2 भागों में ये बट गया। कब बटा? 1907 में सूरत सेशन में बट गया। कब से मतभेद चालू हुआ था? 1905 से मतभेद चालू हुआ था, जब बंगाल विभाजन इफेक्ट में आया। उसके बाद से आपस में चालू हो गया। मॉडरेट का कुछ अलग थिंकिंग था और एक्सट्रीमिस्ट का कुछ अलग थिंकिंग था। फिर धीरे धीरे ग्रुपिंग हो गया, गुटिंग बाजी चालू हुई, फिर अल्टीमेटली वो लोग अलग अलग हो गए। फिर अब अपने बुक में इतना ही दिया है, सो वी विल डू अप टू दिस ओनली, वी विल नॉट एक्सपेंड इट मच बिकॉज आवर वीडियो इज गोइंग वेरी large. Next point is Marley-Minto reform. It is important. It will certainly be asked in your exam. What is Marley-Minto reform? वैसे तो सभी कुछ पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम लोग अब मार्ले-मिंटो रिफॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू विद इट। फ्रेंड्स, मार्ले-मिंटो रिफॉर्म जो मैंने बोला कि इट इज इम्पोर्टेंट, बट आई हैव चेक विद द बुक। 2 पेजेस अभी भी बाकी हैं, प्लस इसका जो एक्सरसाइज है। सो इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर। ऑलरेडी वी हैव डन ऑलमोस्ट मोर देन 30 minutes. So I am stopping this video up to this point only. I will bring another video with some more important facts and exercise if it will time will permit. So now I am stopping this video up to this point only, and again I am requesting you to please subscribe my videos, share with your friends or classmates or the person who are studying. Currently our video is coming for class 8, basically DPS, so share with them so that it can be utilized at the most. और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। So I would request to subscribe as much possible as you can. Thank you so much. Jai Shri Krishna.